गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं धर्मेंद्र आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 3 की। 2 टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे वीडियोस मैंने आपके लिए अपलोड कर दी हैं। धीरे धीरे मैं आपके लिए कुछ और पेपर्स भी लेकर आऊँगा। तो ये सभी पेपर्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आने वाले अपकमिंग एग्जाम जो है, जैसे कि एसएससी का एग्जाम बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है, एसएससी जीडी वाले एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। उन सभी के लिए सीईटी के लिए सीईटी के एग्जाम और इसके अलावा रीट के एग्जाम, बिल्कुल सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, साथ में कैलकुलेशन भी देखते जाएंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, साथ में आप भी करेंगे, तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि हर लेक्चर में आपके लिए लगभग 25 क्वेश्चन लेकर आऊँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से बनती रहे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है? वो है चुनाव के ऊपर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ। कितना? कुल वैध मत जो भी थे उसका 40% मत प्राप्त हुआ, और 30% मत क्या थे? अवैध घोषित कर दिए। ठीक है। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी, यानी मतों की संख्या 7500 आपको दे रखी है, जिसके आपको 40% मत वैध मतों का किसको मिला? एक उम्मीदवार को मिला है, और 30% अवैध घोषित कर दिए। दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए? चलिए, बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? जब हमारे पास टोटल वैल्यू है तो हमें जरूरत नहीं है कि हम इसको क्या माने, 100 माने। तो बेटर है कि 7500 आपको गिवन है, और साथ ही आपको गिवन है कि यहाँ पर 30% अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब ये वैल्यू 70% रह गई होगी। ठीक है, क्योंकि 30% कम होने के बाद 70% बचेगा। और उसके बाद भी जब एक को 40% मिला, तो दूसरे उम्मीदवार की पूछ रहा है, तो दूसरे उम्मीदवार को दोस्तों कितना मिलेगा? 60% मिलेगा। तो यहाँ पर हमें केवल इसका कैलकुलेशन करना है। चलिए, यहाँ से जो भी आपका आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, देखते हैं क्या आंसर है। और फिर हमें पता भी है, हम ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए, हमने काफ़ी बार ट्राई भी किया है। ये कट गया बिल्कुल यहाँ से, और ये कट गया 20 से 3 बार, ये 20 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 15 बार। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन होगा जो 15 का मल्टीपल है। तो पहला ऑप्शन 15 का मल्टीपल नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में 15 का मल्टीपल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 15 को छोड़ो, अब 3 का मल्टीपल नहीं, क्योंकि 3 का मल्टीपल होना जरूरी है। और लास्ट वाला ऑप्शन भी 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी ऑप्शन सी। यानी कैलकुलेट नहीं किया तो ऑप्शन सी, यानी मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर भी क्या आएगा? ऑप्शन सी का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए, कैलकुलेशन को हम कैसे आसान कर रहे हैं। ये मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं, आप सभी को कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। एक परिवार चावल, सब्जी और खाना पकाने के तेल पर 9, 11 और 5 के अनुपात में खर्च करता है। तो हम अनुपात के क्वेश्चनों में हम यही मान लेते हैं कि वो चावल पर कितना 9 रुपए खर्च कर रहा है, और सब्जियों पर 11 रुपए, और पकाने के तेल पर 5 रुपए खर्च करता है। ठीक है। यदि इन वस्तुओं की कीमत में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि होती है, तो इन वस्तुओं पर होने वाले परिवार का कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी? यानी परसेंटेज अनुपात, दोनों चीजें मिक्स है। तो देखो यहाँ पर 9 रुपए पर, यानी 9 रुपए पहले खर्च करता था, 10% की वृद्धि हो गई है। तो 9 पर 10% कितना होता है? 0.9 की वृद्धि हो गई एक तरह से। ठीक है, सीधा सीधा ये लिख देता हूँ, 9 रुपए मान लिया मैंने इसको। अभी 11 रुपए पर हमें कितना वृद्धि कर रहा है? 20%। तो 11 का 20% कितना होता है? 2.2 अगर हम निकालें तो बिल्कुल यही होगा। ठीक है, 20% हमारा यही होगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 5 का 30%, यानी 5 का 30% निकालेंगे तो 1.5 रुपए यहाँ पर इसमें वृद्धि हो गई। तो ये कुल वृद्धि हो गई हमारी। तो टोटल वृद्धि, टोटल इंक्रीमेंट लिख दिया मैंने इसको। इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये आएगा बिल्कुल 11, 6, 16, यानी 4.6 की वृद्धि हुई है। और 4.6 की वृद्धि किस पर हुई है दोस्तों? ये वृद्धि हुई है, हमारा पहले का खर्चा कितना है? 9 और 11 20 और 5 25 पर हुआ। तो 25 और परसेंटेज निकालना है तो गुना 100, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है, ऑप्शन भी परसेंटेज की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये 4 बार कट गया। तो 6 चौक 24 का 4 कैरी 2, तो 16 और 2 18, तो 18.4 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल ऑप्शन बी का क्या होगा? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो देखिए, कैलकुलेशन समझ लीजिए। अनुपात से आप बेसिक अनुपात वाले नंबर्स को ही अपनी वैल्यू मान लीजिए। तो मैंने मान लिया कि चावल पे 9 रुपए खर्च किए, तो 9 पे 10% निकाल लिया। उस पर बाद सब्जी पर 11 माना, तो 11 पे 20% निकाल लिया। उसके बाद 5 पर हम लोगों ने 30% निकाल के सॉल्व किया और टोटल निकाला। तो 4.6 की वृद्धि हो गई है। किस पर वृद्धि हुई है हमारे लिए? ये वृद्धि हुई हमारी 25 पर, क्योंकि टोटल खर्चा पहले कितना था? 25 था। इसलिए इसका आंसर क्या हमारे पास आया? 18.4% टोटल परसेंटेज में चेंज आया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 360 से डिवाइड है? यानी विभाज्य आपसे पूछ रहा है। तो विभाज्य यानी 360 का मतलब अगर हम देखें तो काफी सारी चीजें दिखती हैं यहाँ से। 36 गुणा 10, यानी ऑप्शन 10 का मल्टीपल होना चाहिए। बिल्कुल 36 का मतलब यहाँ से 6 से 2 बार कटना चाहिए, और उसके बाद 2 से भी कटना चाहिए, और 5 से तो 2 और 5 से तो कट ही रहा है। तो यहाँ पर हम अब इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए थोड़ा सा हम एक छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 25 का नंबर कहीं भी नहीं है।
देखो 36 गुणा 10 यानी 25 नहीं है, तो 25 की अगर बात करें तो लास्ट के दो नंबर 25 से डिवाइड है, तो यानी ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अभी तक दो ऑप्शन तो नहीं, क्योंकि 25 का मल्टीपल नहीं है और लास्ट के दो जीरो को देखकर 25 का मल्टीपल निकल के आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो मेरे नहीं हो सकते। ओके, आगे बात करता हूँ। 36 का मतलब यहाँ पर 3 का मल्टीपल भी है, तो देखो कौन सा 3 का मल्टीपल है, तो जोड़ते हैं इसको। 7 1 और 7 8, 8 और 1 9 और 8 17। मुझे दिख गया था इसलिए मैंने डायरेक्टली पहले इसी को सॉल्व किया। ये भी 3 का मल्टीपल नहीं बचा ये ऑप्शन, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। तो 1 और 7 8 और 1 9 और 16 और 2 18, तो बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये कितना प्यारा क्वेश्चन था, देखो कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कोई राशि 10% प्रति वर्ष ब्याज पर निवेश की गई थी, यानी 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश की गई, जिसे अर्धवार्षिक रूप से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि किया जाता है, यानी 18 महीने के हिसाब से चक्रवृद्धि, वो भी अर्धवार्षिक के रूप में, यानी साल में 2 बार ब्याज मिलेगा, यानी 18 महीने के अंदर आपको 3 बार ब्याज मिलेगा, हर 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने, यानी टोटल 18 महीने में 3 बार आपको ब्याज मिलेगा। यदि परिपक्वता पर देय राशि, ये हमारी कुछ वैल्यू शायद मिसप्रिंट हो गई है, कोई बड़ा इशू नहीं है, अभी मैं इसको देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करते हैं, तो इस राशि को मैं बताता हूँ राशि क्या है इसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हम क्वेश्चन को कैसे जज करेंगे, राशि को मैं एक बार क्लियर कर देता हूं आपके सामने। पीपीटी पीडीएफ बनने में 1 मिनट में मैं देख के आता हूं वैल्यू क्या है इसकी। चलिए, तो ये हमारी जो वैल्यू है ये है 83,349 रुपये, आई थिंक यही है। हाँ, 83,349, तो उसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। ये 83,349 रुपये। चलिए, तो पूछ रहा निवेश की गई राशि ज्ञात करनी है, तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बोला कि सीआई आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि सीआई की क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो 10% है यहाँ पर, अर्धवार्षिक के लिए रेट क्या हो जाएगी, आधी, तो आधी का मतलब रेट हो जाएगी 5%, और यहाँ पर टाइम जो है वो टाइम 18 महीने के हिसाब से 3 बार आपको ब्याज मिलेगा, तो 5% कितनी बार काटेगा बेटा, 20 बार, पर यहाँ पर 21 हो जाएगा, और 5% 100 को 20 बार काटता है, इसलिए हम ये मेरा तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। पावर 3, तो ये आएगा 9,261 बटे 8,000 हमारे पास वैल्यू होगी, और यहाँ पर मिश्रधन जो है यानी 9,261 वो है 83,349 के बराबर है 9,261। चलिए, बिल्कुल मल्टीपल दिख रहा है मुझे, और ये 8,000 के की फॉर्म में होना चाहिए, तो बिल्कुल ये 9 बार कट रहा है पूरा पूरा, तो आप देखो काट के देखो 9 बार कटेगा, तो 8 9 72,000 रुपये, यानी इसकी कैलकुलेशन का आंसर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 5वें की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो मैंने मानी संख्या ए, पहली संख्या ए मान ली, और ए का 60% यानी 7% यानी 3/5 होता है, या 60/100 भी लिख सकते हो, और वो दूसरी संख्या मैंने जो मानी बी के 3/4 के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। अब देखो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर ए अपॉन बी का जो रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 5/4, क्योंकि 5 ऊपर चला गया 4 नीचे आ गया, तो दोनों का अनुपात 5/4। तो यही पूछ रहा है शायद कि पहले और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो 5/4। इसमें कभी ऑर्डर उल्टा दे देता है आपसे और पूछ लेता है, तो आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक गोले का आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करिए, यानी सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चलिए फिर भी ट्राई करते हैं इसको एक बार हम लोग। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है हमारे पास, तो ये यहाँ पर आर हमें निकालनी पड़ेगी पहले, और यहाँ पर भी देखो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को अभी हम देखेंगे कि आसान कैसे कर सकते हैं। आर क्यूब यानी क्यूब का फॉर्म में वैल्यू निकल के आनी चाहिए, तो यहाँ पर 38,808 डिवाइडेड बाय 4, और पाई का मन 22/7, तो 22 नीचे और 7 ऊपर और 3 ऊपर चला गया। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको काटते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। अभी क्यूब का मतलब है ऊपर हमेशा ऊपर क्यूब बनना चाहिए, तो नीचे भी क्यूब, जैसे देखोगे तो यहाँ पर 2 है, ये 11 2 यानी 8 नीचे हो सकता है, और नीचे 11, पहले 11 हटाना पड़ेगा, तो 11 से काट के देख लेते हैं इसको। 11 दूनी 22, 11 से काटा, 11 तिया 33, कितना बचा 5 तिरप 58 हो गया, 11 5 55, ठीक है, 11 दूनी 22, और 11 8 28, और 11 8 88। तो यहाँ पर अब देखो ऊपर ये नंबर तो समझ नहीं आ रहा मल्टीपल, तो अब इसका मतलब है मुझे इसको फिर काटना पड़ेगा, तो 4 से काटा, 4 8 32, ठीक है, 3 बचे 4 8 32, 4 दूनी 8, ये कट गया, ये लो ये कट गया 441, ये 441 21 का स्क्वायर, और ये क्यूब, ये 21 का क्यूब हो गया। चलिए चलो एक चीज़ तो क्लियर हुई कि रेट की त्रिज्या कितनी आई, 21 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई है,
और मुझसे पूछ रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हमें करना है। 4 गुना 22/7 गुणा 21 गुणा 21। चलिए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, बिल्कुल यही हमारा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो ये कट गया हमारे पास 3 बार, 4 दिया 12। कुछ गलती तो नहीं करी, क्योंकि 38,000 त्रिज्या आगे हमारे पास आई गई है यहाँ पर। चलिए, तो बिल्कुल गलती वलती तो कुछ लग नहीं रही मुझे। तो ये हो गया 4 गुणा 22 गुणा, अब इकाई अंक की फॉर्म में देखिए क्या सबकी इकाई अंक अलग अलग है। चलो कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 24, यानी 4, जिसका इकाई अंक 4 है, ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बस, ये कुछ नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक परीक्षा में गोपाल ने आशा से 15% अधिक अंक प्राप्त किए और आशा ने सचिन से 10% अधिक प्राप्त किए। तो यानी गोपाल आशा पे डिपेंडेंट है, आशा सचिन पे डिपेंडेंट है। अब सचिन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भैया सचिन को अगर मैं मानता हूं 100, तो यहाँ पर सबसे पहले आशा की बात करूंगा, तो आशा के होंगे 110, जो कि 10% ज्यादा है। और गोपाल जो है, वो गोपाल 110 से 15% यानी 115% है। तो ये सॉल्व करना है मुझे। चलिए, कैलकुलेट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो 5 6 2 1, 126.5। और सचिन से कितना ज़्यादा है गोपाल? यह है 26.5%। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी, का राइट आंसर है। चलिए, लेकिन ये अप्रोच जो मैं कर रहा हूँ ये भी आपको साथ में करनी, क्योंकि यही अप्रोच आपके एग्जाम में काम आएगी। यही चीज़ें आपको बताएंगी कि क्वेश्चन को कितना फास्ट आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 19 संख्याओं का औसत 8.5 दिया गया है। 19 संख्याओं का औसत एवरेज क्या दिया हुआ है? 8.5 दिया हुआ है। यदि 63 को गलती से 25 लिख दिया गया, यानी गलती से आपने 25 लिखा है, एक्चुअल में था वो कितना? 63 था, यानी लिखना 63 था, यानी देना उसको 63 था, आपने दिया कितना उसको? 25 दिया। तो आपने कम कितना दिया? मैंने इसको कम दिया 38, यानी 38 दोबारा देना पड़ेगा अगर सही करूंगा तो। दिया गया तो सही औसत क्या होगा ये पूछ रहा है, तो डेफिनेटली 38 दोबारा देना पड़ेगा। और जो औसत होता है वो सब में बढ़ता है, तो अगर आप 38 जब दोबारा लौटाओगे तो वो सभी में बटेगा, सभी में मतलब 19 संख्याओं में बटेगा। तो 38 अगर 19 संख्याओं में बटेगा तो एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा? प्लस का 2 माइनस, तो क्या क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? प्लस का 2 फर्क पड़ेगा। इसका मतलब नया औसत, नया मतलब सही औसत। ठीक है, नया मतलब क्या है यहाँ पर? सही औसत। बताओ सही औसत क्या है हमारे पास? ये हमारे पास सही औसत आ गया। पहले कितना था? 8.5, तो 8.5 प्लस 2 मिलाकर होता है 10.5। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, आराम से आंसर आएगा आपके पास, अपने आप आंसर आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक सेल फोन का अंकित मूल्य 23,000 रुपए है। दुकानदार 14% और 16% क्रमिक छूट प्रदान करता है, यानी कैलकुलेशन फिर आ गई हमारे पास। तो ग्राहक को लगभग कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी कब लगभग कितना भुगतान, और सारे ऑप्शन लगभग ही है। ये 16,000 में, ये 100 का है, ये 425 के, ये 585 है, 615। यानी अब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, तो कैलकुलेशन करते हैं। तो 23,000 पर पहला डिस्काउंट कितना है? 84, 14%, यानी 14% कम करो तो 86% में आप बेचोगे इसको। उसके बाद 16% कम, यानी 84% में आपको फिर बेचना है। चलिए, तो यानी यहाँ पर नंबर ऐसे है ही नहीं जिसको आप लगभग, क्योंकि लगभग बोला यानी पॉइंटों में मान आएगा। 3 जीरो कट गई। चलिए, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले 84, इसका आंसर क्या आएगा बात की बात है। 84 गुणा 86, 6 चौक 24 का 4, कैरी 2, 48 और 2 50, 50 और 32 82, हासिल 3, 64 और 3 67। ठीक है, कुछ गलत दिखाई क्या? 82 बोला था ना, 64 और 8, 72 हो गया। ठीक है, तो 72 तो हमारा ये हो गया, और 72 को किससे गुणा करना है? 23 से। चलिए, 23 से गुणा करोगे, 4 तिया 12, ठीक है, तो 3 चौक 12, कैरी 1, 6 और 1 7, 6 21, 4 2 से गुणा करो 8, 4 4 14, तो 2 15 का 5, कैरी 1 5, 16 515 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल, 515 नहीं, 615। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो गया? हम मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दी, ठीक है, कैलकुलेट करना था इसलिए। तो चलिए, ऑप्शन बी इसके नियर बाय ऑप्शन था, ये इसका आंसर है। कैलकुलेशन करनी थी, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, ठीक है, और ये ज़रूरी थी कैलकुलेशन की।
23 के पहाड़े में कभी कभी गलती हो जाती है, डेट्स वाई। अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखो मैं ऐसे क्वेश्चन भी बीच में लेकर आया हूँ जिससे कैलकुलेशन करनी पड़े, आपको लगे नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही जिसमें आप हर बार ट्रिक लगा सकते हैं। कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे जैसे ये बीच में आया तो उसको छोड़ दीजिए, लास्ट में करिए। नहीं करना ही नहीं है, करना है लेकिन समय निकाल के करना है। तो पहले जैसे क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, एक संख्या और 20 का मध्यानुपाती 50 है। संख्या मैंने मान लिया x, मध्यानुपाती 20 में होता है 50 और तीसरी संख्या 20। तो वह संख्या ज्ञात करो। अब वह संख्या निकालने तो क्या होता है, हमें पता है मध्यानुपाती क्या होता है, बीच इन दोनों का गुणनफल, यानी 20 गुणा x बराबर बीच वाले का 2 बार गुणा, ये मध्यानुपाती होता है। यहाँ पर x का मान निकालो, तो 50 गुणा 50 बटा 20, तो आप सॉल्व कर लीजिए। 25 5 125, इसका क्या होगा, कुल का जो वैल्यू है एक, वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 21 से 81 के बीच की विषम संख्याओं का औसत क्या है? अब इसके बीच की संख्या ले लो या आप इन दोनों संख्याओं को साथ में ले लो। अगर आप बीच की संख्या जैसे मान लो 23 और 79 लेते हो, तो अगर बीच की संख्या 23 से स्टार्ट होती है, 23 25 27 से लेकर लास्ट नंबर क्या होगा 79, तो अगर आपको विषम संख्या निकालनी और समांतर श्रेणी है और आप चाहो तो 21 और यहाँ पर 81 भी ले लो, दोनों से एक ही बात है। अगर आप 21 और 81 करोगे तो समांतर श्रेणी के लिए क्या बताया मैंने आपको पहले भी बताया एक दो एग्जाम्पल, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, यहाँ पर 51 आएगा। या फिर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो 23 प्लस 79 बटा 2 करोगे, वही 102 आ जाएगा। 102 बटा 2 यानी वापस से क्या आएगा 51, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए निकल कर आएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये है त्रिभुज के ऊपर कि दो त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, ये संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। यहाँ पर इसका नाम है ABC और दूसरा त्रिभुज अपने को दे रखा है DEF। ये समरूप है, तो समरूप है तो इनके एंगल भी क्या होंगे, समान होंगे। DEF और क्या गिरा है, दिया है AB का मान 6 है, BC का मान 8 है, DE का मान 9 है, तो EF का मान पूछेगा डेफिनेटली। चलिए यहाँ देख सकते हो आप, ये 6 है 9 है, तो इनका रेशियो एक तरह से क्या होगा 2:3 हो गया एक तरह से। तो ये इसको 2 बनाऊंगा तो यहाँ पर 3 करने के लिए कितना होना पड़ेगा 12। ऐसे भी कर सकते हैं 6/9 की भुजा ये, इसकी भुजा ये बराबर इसकी भुजा 8 EF को क्रॉस गुणा करोगे तब भी अपना मान निकल के आएगा। तो EF का मान निकलेगा तो क्या होगा 9×8 = 72 बटा 6 12, इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी। आप रेशो की फॉर्म में बांट लीजिए, समान रेशो आना चाहिए तब वही इसका क्या होता है आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 80 रुपए प्रति किलो वाली, ये प्रति किलो होगा, ठीक है, प्रति किलो वाली दालों को 95 प्रति किलो के साथ मिलाकर 85 रुपए प्रति किलो, ये भी प्रति किलो है, वो हिट हो गया, का मिश्रण प्राप्त किया जा सकता है। तो एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया है। तो एक 80 वाली मिलानी है आपको, एक 95 वाली मिलानी है, मिला के आपको 85 वाली बनानी है, ठीक है। माइनस करोगे तो यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, बिल्कुल 2:1 ऑर्डर में ध्यान रखिए। देखो यहाँ पर 1:2 भी दे रखा है, तो जल्दबाजी ना करना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करनी है, 2:1 में आपने इसको मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। सीधा सीधा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। अंकित मूल्य कितना है, क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है, तो क्रय मूल्य अगर अपना 100 रुपए है तो अंकित मूल्य दोस्तों कितना होगा, अंकित मूल्य यहाँ पर होगा 130 रुपए। और मुझे क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, तो इस पर 15 की छूट दूंगा, तो 130 पर अगर मैं 15 की छूट दूंगा तो अंतिम मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा। तो यहाँ पर 15 की छूट दी तो 85% में बेचूंगा मैं, बिल्कुल। चलिए काट दीजिए इसको, 13×5 = 65, कैरी 6, ग्रेड 104, 104 और 6 110, तो इसका मतलब 110.5। तो बताओ कितने रुपए अधिक में बेचा आपने, 10.10 रुपए अधिक में बेचा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आसानी से हमने कर लिया। तो देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, या ऐसे कहूँ कि आसानी से हम कर रहे हैं। अब क्या निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, 4 अनुपात देखें, छोटा पूछ रहा है। तो देखो वैसे सिंपल वे में लिखा हुआ है 3/4 को हम सिंपल 0.75 बोलते हैं, ठीक है। हमें प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए, और नहीं पता तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये हमारे पास 0.50 होता है, 1/2, उसके बाद 2/5। अनुपात को हम भिन्न में लिख सकते हैं, इसका मतलब 0.4 होता है, 0.40 होता है, और उसके बाद 1/3, इसका मतलब 0.33 होता है। तो पूछ रहे सबसे छोटा कौन है, तो 0.33 सबसे छोटा है, 1:3, ऑप्शन डी, ठीक है। और जब ऐसा नहीं होता कि अगर हमें लगता है कि हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो हम क्या करते हैं, इनके अंतर को समान कर, जिसका अंतर कितना है 1,
इसका अंतर कितना है 3, इसका अंतर कितना है 1, इसका अंतर कितना है 2। तो इन सबके अंतर को समान करते हैं, समान करने के लिए एलसीएम निकाला जाता है, फिर गुणा किया जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 75 द्वारा विभाज्य नहीं है? अब 75 द्वारा विभाज्य, 75 किससे बना है बेटा? 25 और 3 से बना है। तो देखो 25 का मल्टीपल तो क्लियर हो रहा है, सबके लास्ट में 2 अंक हैं जो 25 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 25 का नियम कहता है। अब 3 का मल्टीपल चेक कर लो, जो 3 का मल्टीपल नहीं है वही आपका आंसर है। चलो, ये 27 कटता है, 54 कटता है, 75 कटता है, ये सही है, इस पर भाग जाएगा। 11 में लगाया तो 11 में लगाया तो 3, 2 बचेगा, 27 में जा रहा है, 9 में जा रहा है, 75 में जा रहा है, ये भी ठीक है। 16 में लगाया तो 1 बचेगा, 13 में लगाया तो 1 बचेगा, 17 में लगाया तो 2 बचेगा, नहीं जा रहा है इसके अंदर, और ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब इसमें जा ही रहा है बिल्कुल, तो ये आपका ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप जज कर लीजिए कैलकुलेशन वाली चीज़ों को। खासकर मेरे इन कॉन्सेप्ट्स में आपको कैलकुलेशन अच्छे से मिलेगी कि कैलकुलेशन को हम कैसे स्पीडली कर सकते हैं। दो समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड और एबीसी का क्षेत्रफल क्रमशः 361 और 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 38 और छोटे त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। अब सिंपल है, दो समरूप त्रिभुज हैं। अब हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स वाई जेड और एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। अब एक्स वाई जेड और एबीसी त्रिभुज जो हमारे पास हैं, उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात। मान लेते हैं सबसे बड़ी भुजा एक्स वाई है, तो इसकी सबसे बड़ी संगत भुजा बराबर बड़ी होगी तो ए भी होगी, और इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है क्षेत्रफल का अनुपात। इसका एरिया 361 आपको दे रखा है, इसका एरिया आपको 225 दे रखा है, और ये स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा, यहाँ पे रूट लगा दो साथ के साथ। एक्स वाई का मान त्रिभुज में दे रखा है आपको 38, का मान आपको ए बी का मान पूछ रहा है, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये इसका अगर रूट निकालोगे तो 19 हो गया, 15, 38 और ये ए बी, तो आपको साफ दिख रहा है ये इसका डबल है। इसका डबल क्या होगा? ए बी का मान 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 हो गया ना? ठीक है, ऑप्शन सी का क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर है। चलिए, बहुत आसान है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 18। 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक दर से ऋण दी गई, 2 वर्ष के लिए 20% की ब्याज दर से ऋण दी गई किसी धनराशि की चक्रवृद्धि ब्याज और सदन ब्याज के बीच का अंतर 80 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब 2 वर्ष की बात करें, 2 वर्ष में जब हमारा कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो अंतर हमेशा 1 रुपये मानते हैं। कैसे? रेट है 20%, 100 को काटेगा 5 बार, ऊपर लिख दो 6, टाइम है 2 साल, तो लिख दीजिए ये होगा 36/25। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये होता है ए, ये होता है पी। आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं चैप्टर वाइज भी लेकर आऊँगा आपके लिए, एसएससी वगैरह के लिए और सीईटी वगैरह के लिए चैप्टर वाइज भी लेकर आऊँगा। अभी केवल टेस्ट से आप आपको आइडिया लगाइए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या आपके वो लिए वर्थफुल है, कि आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमें सीखने के साथ साथ हमें ये स्पीड बनानी पड़ेगी जिससे हम एग्जाम में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो ये ए और पी, तो इनका अंतर कितना हुआ? इनका अंतर हुआ 11। वो मेरा क्या होगा? वो मेरा होगा सी आई। अगर मैं यहाँ 25 रुपये अपना प्रिंसिपल मानता हूँ, 25 रुपये पर 20% ब्याज निकालूंगा तो 5 रुपये आएगा, और 2 साल में 10 रुपये आएगा, तो अंतर कितना आएगा? 1। और यहाँ अंतर 1 किसके बराबर है? 1 बराबर यहाँ पर 80 है, तो यहाँ पर आप 25 का मान निकालिए, तो 25 गुणा 80, तो बिल्कुल इसका आंसर कितना निकलेगा? 25, 200, 2000 रुपये इसका आंसर निकलेगा। ऑप्शन सी का राइट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 इसको देख लेते हैं। अब यदि 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 42 रुपये है, 10% की दर से 42 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो ये सीआई वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेट 10% है तो 10 बार काटेगा, ऊपर एक बढ़ा के लिख दीजिए 11। समय अपने पास 2 वर्ष है, 121/100। इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर 21 किसके बराबर है? 4200 के। तो 4200 यहाँ पर अगर 21 के बराबर है तो 100 का मान निकाल लीजिए। चलिए, क्योंकि ये वही ए अपॉन पी पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने आपको, 2 बार कट गया। ठीक है, तो गलत तो नहीं किया। 2 वर्ष की 10% की चक्रवृद्धि ब्याज 4200 रुपये है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, नहीं है, सही है, बिल्कुल मैंने गलत नहीं किया, 20,000 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 19 में 20 को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ आप भी साथ करते थे कि मैं अपनी स्पीड नहीं दिखा रहा, आपको अपने साथ में करना है। यदि किसी सामग्री का 1/2 भाग 20% लाभ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी सामग्री का 1/2 भाग 20% लाभ पर, 1/4 भाग 16% लाभ पर, और शेष भाग 24% लाभ पर बेचा गया, तो अंततः उसे 90 रुपये का लाभ हुआ, तो उस सामग्री का कुल क्रय मूल्य ज्ञात करो। मान लो क्रय मूल्य अपने पास, जैसे अपने पास मान लेते हैं क्रय मूल्य तो 400 रुपये मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लिया 400। 400 का 1/2 कितना होता है? 200। शेष कितना होता है? शेष अपने पास अगर हम देखें
तो एक सॉरी पहले तो 1/4 100 हो गया और शेष कितना बचा, वो भी 100 बचा। अब इस हिस्से पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का, तो 100 पे 20, तो 20 पर कितना हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्लस इसका प्रॉफिट कितना होगा, 100 पर आपको 16 है, तो बिल्कुल 16% का प्रॉफिट यहाँ होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें 16 पर कितना है, 100 पर कितना है 24, तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 40, 16 और 24, यानी 80 रुपए प्रॉफिट हो गया। किस पर, 400 पर 80 प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है 90। 90 जो है वो इक्वल है किसके, 80 के, और मुझे 400 का मान निकालना है, तो बिल्कुल ये कट गया 5 बार, तो 450 रुपए इतना क्रय मूल्य हुआ करता था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 20वें क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 13 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े व 3 मीटर ऊंचे घनाभ के विकर्ण की लंबाई। विकर्ण डायगोनल का फॉर्मूला डी बराबर क्या होता है, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 4 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, सबको जोड़ लीजिए, तो 9 3 27 हो गया 200, तो 227 हमारे पास रूट में है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन पहला ही है हमारे पास, ऑप्शन ए। 22वां क्वेश्चन क्या है, दूध और पानी के 300 ग्राम, यहाँ पर ये जो 300 लीटर है हमारे पास, ये 300 लीटर मिश्रण में 75% क्या है हमारे पास, ये 300 लीटर नहीं होगा, मिलीलीटर ही होगा। 300 ml मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना ml कितना पानी ml में मिलाया जाए ताकि यह 45% वाला मिश्रण बन जाए। तो सिंपल है, अगर हम देखें दूध और पानी का पहले वाला मिश्रण जो है वो 75% दूध है, यानी दूध 75 यानी पानी 1, 75 25 का अनुपात 3:1 होता है। उसके 45, अगर ये 45% हो जाएगा तो 45 का मतलब 9 और 55 का मतलब 11। अभी बताओ आपको मिलाना कितना है, मिलाना क्या है, पानी। तो देखो दूध पहले कितना था 3, अब दूध कितना है 9, पर दूध समान होना चाहिए क्योंकि आपने मिलाया क्या है, यहाँ पानी मिलाया, तो दूध की मात्रा समान कर दो। तो इसको अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, ऐसे भी पढ़ सकता हूं मैं इसको, तो पहले दूध था 9, पानी था 3, अब दूध है 9, पानी हो गया 11, तो यहाँ पर पानी कितना बढ़ाया अपन ने, 8 बढ़ाया। तो देखो 9 और 3 मिलाकर कितना होता है दोस्तों, 12, और 300 यहाँ पर 12 के बराबर है, क्योंकि पहले का मिश्रण 12 माना मैंने 12 माना, क्वेश्चन में 300 दे रखा है। 300 अगर 12 के बराबर है तो आपने मिलाया कितना, 8, 8 का मान निकाल लो, ये 2 ये 3, तो 200, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था हमारे लिए। 23वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि 7p 3 2 3 q बोला ऐसी संख्या है जिसमें 88 से पूर्णतः डिवाइड है, यानी अगर वो संख्या 88 से डिवाइड है, इसका मतलब वो संख्या 8 और 11 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। ओके, तो p और q के मान क्रमशः क्या होंगे, बहुत आसानी से करते हैं इसको हम लोग। तो देखिए यहाँ पर q का मान दोस्तों क्या होना चाहिए, q का मान निकालने के लिए पहले हमको पता है कि नंबर 11 8 से डिविजिबल है, तो 3 नंबर लास्ट के 8 से डिवाइड होने चाहिए। 8 का नियम कहता है, 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 नंबर डिवाइड होने चाहिए, तो 8 दूनी 16, 7 बचा। ठीक है, यहाँ पर q का मान 2 होगा, यानी 8 नाम 72, q का मान 2 होगा तभी डिवाइड होगा, तो यहाँ पर q का मान हो गया 2, तो यहाँ पर हो गया नया नंबर, पर q बराबर मैंने 2 मान लिया, मान के लिए होगा, तो 7p 3 2 3 2 ये होगा। अब मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ पर p का मान और क्या रखना पड़े जिससे हमारा सारा नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। अब 11 से डिवाइड करने का नियम क्या कहता है, एकांतर क्रम में अंकों का योग, 7 और 3 10 और 3 13, 13 ये हो गया, 2 और 2 4, 4 और p, तो p प्लस 4। अब इनका अंतर जो होना चाहिए वो 11 से डिवाइड होना चाहिए, अंतर 11 से डिवाइड होने के लिए अंतर जीरो कर दो, जीरो करने के लिए p का मान क्या होगा 9, तो बिल्कुल 9 ऑप्शन में है क्या, 9 और 2, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 5 और b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 है, a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करिए। तो देखो b का मान यहाँ पर 2 है, b का मान यहाँ पर 3 है, तो आप कर लीजिए यहाँ पर, तो b का मान 5 और यहाँ पर b का मान 3 है, तो 3 से गुणा करो, तो a अनुपात b का मान हो गया एक तरह से 3 से गुणा करने पर, समान कर रहा हूँ मैं इसको b के मान को, 6 अनुपात 15, और दूसरे रेशो में अगर देखूँ मैं यहाँ पर, तो 5 से गुणा करो 15 अनुपात 20 पर हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली a अनुपात b अनुपात c का मान क्या हो गया, 6 अनुपात 15 अनुपात 20। ऑप्शन में है क्या, ऑर्डर भी पूछ रहा है abc का, 6 15 20 यानी ऑप्शन बी। और एक लास्ट क्वेश्चन और आज का, आगे वाले टेस्ट में भी क्वेश्चन आएंगे, निश्चिंत रहो, आप पढ़ते रहो बस मजे से। अपने वेतन का 20% किराए पर और शेष राशि का 30% घर के मासिक किराए पर देने के खर्च करने के बाद एक व्यक्ति के पास 8400 रुपये बचते हैं, उसका मासिक वेतन कितना है। चलिए, तो मासिक वेतन यानी अगर मान लो x था तो पहले 20% किराए पर दिया, तो बचा 80% किराए पर किया, किराने पर, और शेष राशि का फिर 30% किराए पर दिया।
अब 30% यानी 70% बचा। अब ये 70% बचा कितना, 8400 के बराबर है। यहाँ पर x का मान निकाल लो, तो जीरो कट गई है पहले, तो ये निकाल लो। तो x बराबर 8400 गुणा 100 बटा 8 गुणा 7, चलो 7 से काटा 1200, 8 से काटा 150, का मतलब है 15,000 रुपये उसका मासिक इनकम थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से मैंने आपके जो 25 क्वेश्चन थे इस टेस्ट नंबर 3 के, ये भी मैंने आपको करा दिए। पहले 2 टेस्ट के जो प्रश्न थे वो भी आपको मज़ेदार, मस्त और समझ में आए होंगे अच्छे से। तो दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन है ये सारे के सारे। यानी अगर आपने बेसिक अगर पढ़ रखा है थोड़ा बहुत भी और नहीं पढ़ा, तो यूट्यूब पर मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है, आप उस पर जाइए और आप उसको पढ़ के देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं कोशिश ये करूँगा बार बार कि जिससे आपको मतलब ज़्यादा कुछ सीखने को मिले। कोशिश ये रहेगी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने कहीं भी पढ़ाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने मेरे साथ परिष्कार में पढ़ाओ, मैं ये नहीं कह रहा कहीं भी पढ़ा हो आपने, लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आपके एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने लग जाएंगे, फॉर्मूले आपको याद होने लग जाएंगे। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ और जल्दी ही मिलूंगा चौथे लेक्चर के साथ, चौथे टेस्ट के साथ। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।